देवभूमि उत्तराखंड के मेरे प्रिय साथियों, संघर्षशील जनता, युवा एवं मातृशक्ति, मेरा आप सभी को सादर नमन और प्रणाम। मैं मेरे इस वीडियो संदेश के माध्यम से उत्तराखंड प्रदेश की जनता और उनके रोजगार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें साझा कर रहा हूं। मैं आपसे आशा करता हूं कि आप इस वीडियो संदेश को पूरा देखेंगे और संदेश पसंद आने पर आप इसे आगे अपने और साथियों से साझा भी करेंगे। इस वीडियो संदेश के माध्यम से मेरा उद्देश्य आप सभी को उत्तराखंड रोजगार विधेयक के बारे में जानकारी देना है। किसी भी सूचना एवं वार्ता को शुरू करने से पहले आइए हम सब उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री करण माहरा का ये वीडियो देखते हैं। पलायन से हम परेशान हैं। हमारे यहाँ जो कांग्रेस ने शुरुआत की थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को लगाने का, शुरुआत हमारी पार्टी ने की थी। नेहरू जी का एक सपना था, इसीलिए उन्होंने यहाँ ओएनजीसी की स्थापना की। उन्होंने बहुत सारे प्रतिष्ठान, यहाँ फॉरेस्ट का इतना बड़ा ऑफिस है, इतना बड़ा उनका केंद्र है, उसके अलावा बहुत सारी हैं जो नेहरू जी ने अलग अलग स्कैटर्ड की, ताकि लोगों को रोजगार भी मिले और ये इलाका प्रफुल्लित हो, बढ़े। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो वर्तमान की सरकार है उसने हमारे सारे रोजगार के साधन बंद कर दिए। गांव से पलायन इतनी बेतरतीबी से, इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि आने वाले समय में पहाड़ के गाँवों में केवल महिला या बुजुर्ग दिखाई देंगे। जो अभी 3% 4% युवा दिख भी रहे हैं, मेरे ख्याल से अब वो भी नहीं दिखाई देंगे। गांव में केवल बुजुर्ग और महिलाएं हैं, और वो हैं जो रिटायर्ड हो गए, जिनको पेंशन मिलती है। और जो व्यवस्था केंद्र के हमारी कांग्रेस की सरकार ने की थी उसको भी बीजेपी ने 2004 में बदल दिया। अब पेंशनधारी लोग भी नहीं मिलेंगे आने वाले भविष्य में। 10-15 साल बाद शायद जिनको पेंशन मिलती है वो पीढ़ी खत्म हो जाएगी। उसके बाद घर में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसके पास रोजगार होगा। वो बड़ा भयानक मंजर आने वाला है, और उस मंजर को मैं भी नहीं चाहता कि मैं कभी उसको देखूं। हाहाकार मचेगा। साथियों, जैसे कि आपने कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा को सुना, वह प्रदेश में बेरोजगारी और पलायन की समस्या को बहुत अच्छी तरह से जानते और समझते हैं। वो प्रदेश के भविष्य के लिए चिंतित भी दिखाई दे रहे हैं। अब आप इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, जिसमें वो मेरे साथ उत्तराखंड रोजगार बिल के समर्थन वाले बैनर के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। अब आप अमर उजाला में छपी इस रिपोर्ट को देखिए, जिसमें साफ साफ लिखा है कि उत्तराखंड में आगामी 11 वर्षों में सरकारी नौकरियों की भारी कमी होने वाली है। इस रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि आने वाले 10 वर्षों में लगभग 9 से 11 लाख युवा नौकरियों की तलाश में जुड़ जाने वाले हैं, जो अभी 15 से 19 वर्ष के आयु वर्ग में गिने जाते हैं। अब इस खबर को भी पढ़िए, जिसमें एक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि देश में और राज्य में जो लोग किसी भी प्रकार की प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, उनमें से 47% से ज्यादा लोगों में अपनी नौकरियों को लेकर असुरक्षा की भावना है। हमारे राज्य में उस प्रकार का औद्योगिक विकास भी संभव नहीं हो पाया है, और जहां फैक्ट्रीज है वहां अन्य प्रदेशों से पलायन इतना ज्यादा है कि वहां नौकरियों पर प्रदेश के बेरोजगार की भर्ती ही मुश्किल से हो पाती है, और जिनके पास नौकरी है उनकी भी लगभग 4 से 5 वर्षों में प्रायः छूट ही जाती है, और वो फिर से बेरोजगार हो जाते हैं। बेरोजगार युवाओं की बढ़ती हुई संख्या सीधे सीधे युवा प्रदेश के उपलब्ध कार्यबल के आर्थिक शोषण को बढ़ावा देने वाला कारक है। या यूं कहिए कि बेरोजगार युवाओं की फौज जब नौकरी मांगने जाते हैं तो उन्हें कम वेतनमान के साथ नौकरी करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जबकि उसी नौकरी के लिए देश के कई प्रदेशों में कई गुना ज्यादा वेतनमान दिए जाने के आंकड़े भी उपलब्ध है। एक तो नौकरी के अवसरों में कमी, ऊपर से कम वेतनमान प्रदेश के युवाओं की आर्थिक असुरक्षा को भी बढ़ावा देने वाले कारण बन गए हैं। कांग्रेस पार्टी के विधायक भुवन कापड़ी जी, जो कि उत्तराखंड विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष भी है, उन्होंने विधानसभा में नौकरी भर्ती घोटालों से लेकर नौकरियों में व्याप्त असुरक्षा के विषय में क्या क्या कहा और उनके साथ क्या क्या आंकड़े और उदाहरण दिए, आइए सुनते हैं। चाहे वो बीडीओ बीपीडीओ हो, चाहे वो स्नातक स्तरीय 2021 हो, चाहे कनिष्ठ सहायक 2021 हो, ऐसी 11 परीक्षाएं, सचिवालय रक्षक भर्ती हो,
सहायक अध्यापक एलटी की भर्ती हो, वन दरोगा की भर्ती हो, वन आरक्षी की भर्ती हो, कनिष्ठ सहायक एवं असुलिपिक भर्ती हो, कनिष्ठ सहायक असुलिपिक अन्य पद भर्ती हो, वाहन चालक व अन्य पद भर्ती हो, कर्मशाला अनुदेशक भर्ती हो, मत्स्य निरीक्षक भर्ती हो, सारी भर्तियां, इन पर क्या निर्णय लिया जाएगा? पिछले 3 महीने में सरकार कुछ नहीं कर पाई। हम सब जानते हैं कि प्रदेश में नौकरी करने वाले श्रमबल का रोजगार कब उससे छूट जाए या छीन लिया जाएगा, ये किसी को नहीं पता। कब कंपनी का मालिक किसे निकाल दे, छंटनी कर दे या कंपनी ही बंद करके चला जाए, कोई नहीं कह सकता। कंपनी बंद हो जाने की सूरत में यदि किसी की 3 से 4 महीने की तनख्वाह बाकी है तो उसे कैसे मिलेगी, ये भी कोई स्पष्ट कानून नहीं है। प्राइवेट नौकरियां या असंगठित क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार तो असुरक्षित है ही। अब भुवन कापड़ी जी की जबानी ये भी सुनिए कि सरकार द्वारा दिए गए रोजगार और नौकरियां भी कैसे असुरक्षित है। रोजगार में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लोक सेवा आयोग आपके सामने है। उसके अलावा उपनल के माध्यम से हम रोजगार दे रहे हैं, पीआरडी के माध्यम से हम रोजगार दे रहे हैं, पीडब्ल्यूडी बेलदार के माध्यम से हम रोजगार दे रहे हैं, रोडवेज कर्मचारी दैनिक वेतन पे हम रोजगार दे रहे हैं, अतिथि शिक्षकों को शिक्षक के रूप में हम रोजगार दे रहे हैं, मनरेगा कर्मचारी के रूप में हम रोजगार दे रहे हैं, ऊर्जा निगमों के रूप में हम रोजगार दे रहे हैं, वन निगम, वन विकास निगम, असिस्टेंट प्रोफेसर, सोजल, जीआईसी सेल, भौगोलिक सूचना तंत्र, राजीव नवोदय, बहुत सारे तरीकों से हम रोजगार दे रहे हैं। लेकिन हमारे कोई भी इन युवा साथियों का रोजगार सुरक्षित नहीं है। इसके अलावा प्राइवेट फैक्ट्रियों के माध्यम से हम रोजगार दे रहे हैं, प्राइवेट आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से हम रोजगार दे रहे हैं। उनको तो हम दरकिनार कर दें तो ये जो हम सरकारी सेवा के हिसाब से जो रोजगार दे रहे हैं, जिनका किसी का भविष्य सुरक्षित नहीं है। 25,000 से ज्यादा लोग उपनल में हैं, 4,000 से ज्यादा लोग अतिथि शिक्षक में हैं, 4,000 से ज्यादा लोग जो है ऊर्जा निगमों में हैं, 150 लोग करीब सोजल में हैं। अब विडंबना यह है कि इनमें से कोई भी सुरक्षित नहीं है, किसी का भी रोजगार सुरक्षित नहीं है। मैं एक घटना का वर्णन आपसे करना चाहता हूं। सोजल में कर्मचारी 1996 से काम कर रहे हैं, समान कार्य समान वेतन पर उन्हें वेतन मिल रहा है, उनको उपनल में मर्ज कर दिया जाता है। 96 से जो कर्मचारी 30,000 रुपए तनख्वाह ले रहा था, उसको 12,000 में लाकर छोड़ दिया जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उपनल के कर्मचारी 15-15, 20 साल से रोजगार कर रहे हैं। अतिथि शिक्षकों के लिए कहा जाता है कि पद को रिक्त नहीं माना जाएगा, लेकिन जब मर्जी होती है निकाल दिया जाता है। कोई जैसा कि उत्तराखंड का प्रत्येक पढ़ा लिखा नागरिक ये सामान्य सी बात बहुत अच्छे से जानता है कि उत्तराखंड के सामने एक बड़ी चुनौती यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसरों की कमी है। देवभूमि की जनता और युवा ये भी समझता है कि सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो या भाजपा की, बेरोजगारी और पलायन का समाधान कोई भी नहीं कर पाया है और न ही प्रदेश के नीति निर्धारकों के पास कोई तार्किक कार्य योजना दिखाई दे रही है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2017 से 18 में उत्तराखंड में बेरोजगारी दर 9.7% थी, जो राष्ट्रीय औसत 6.1% से अधिक थी। राज्य में श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) 40.8% कम थी, जिसका मतलब है कि कामकाजी उम्र की आबादी का केवल 40.8% या तो कार्यरत था या काम की तलाश में था। LFPR विशेष रूप से महिलाओं 19.4% और ग्रामीण क्षेत्रों 36.9% के लिए कम था। जहां NSSO के आंकड़े बेरोजगारी में बढ़ोतरी दर्शा रहे हैं, वही सरकार उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाली नौकरियों के पद समाप्त करने की योजना बनाए बैठी है। सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में कौन नहीं जानता। भ्रष्टाचार के अतिरिक्त सरकारी एवं प्राइवेट नौकरियों एवं अन्य रोजगार क्षेत्र में प्रचलित विसंगतियों के बारे में नीतिगत त्रुटियों को समझने के लिए आइए इन आंकड़ों पर ध्यान दें।
उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद से इसके 32 लाख से अधिक मानव संसाधन रोजगार की तलाश में और जीवन जीने में आसानी की तलाश में अन्य राज्यों की तरफ पलायन कर चुके हैं। जनवरी 2022 में जारी चुनाव आयोग के आंकड़ों से स्पष्ट है कि जनवरी 2017 की मतदाता सूचियों की तुलना में 6 लाख से अधिक मतदाता सूची से गायब पाए गए। ये तथ्य राज्य से पलायन के बारे में वास्तविक तस्वीर स्पष्ट करते हैं। वर्तमान में लगभग 1,17,00,000 की आबादी वाले उत्तराखंड में 82.66 लाख वयस्क मतदाता पंजीकृत हैं, जिन्हें चुनाव आयोग ने उत्तराखंड के 2022 राज्य विधानसभा चुनावों में मतदान करने के लिए योग्य माना है। सत्ताधारी बीजेपी सरकार की ओर से विधानसभा में 65,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। उस बजट में प्रदेश में वेतन और अन्य प्रोत्साहनों का भुगतान करने के लिए लगभग 17,350 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। हमारे प्रदेश में राज्य एवं केंद्रीय शासकीय विभागों में लगभग 4,50,000 कर्मचारी कार्यरत हैं। उत्तराखंड के चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार 82.66 लाख लोगों को 18 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के बीच उत्तराखंड के योग्य कार्यबल के रूप में गिना गया था। 2027 में उत्तराखंड का यह योग्य कार्यबल 90 लाख का आंकड़ा पार कर सकता है। रोजगार की इतनी भारी मांग को पूरा करने के लिए उत्तराखंड प्रदेश की जनता को एक बेहतर मानव संसाधन प्रबंधन नीति के साथ एक अधिक अनुकूल और प्रभावी रोजगार नीति की भी आवश्यकता है। राज्य के हालिया रोजगार आंकड़े नीति निर्माण और उनके कार्यान्वयन के स्तर पर अधिक गंभीर विफलता को दर्शाते हैं। निम्नलिखित तथ्य राज्य में रोजगार संरचना की सच्ची तस्वीर उजागर करते हैं। विभिन्न स्रोतों से एकत्रित किए गए आंकड़ों के अनुसार लगभग 5 लाख के करीब उपलब्ध कार्यबल को उत्तराखंड के अस्तित्व में आने के दिन से ही नौकरी सुरक्षा, पेंशन और अन्य सरकारी लाभों का लाभ मिल रहा है और शेष आबादी राज्य में उचित मानव संसाधन विकास नीति की प्रतीक्षा कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि राज्य के कुल बजट यानी 65,000 करोड़ रुपए में से लगभग 17,350 करोड़ रुपए का उपयोग राज्य के इन 5 लाख सरकारी कर्मचारियों, जो कि उत्तराखंड प्रदेश के उपलब्ध कुल कार्यबल का केवल 6.04% होता है, के वेतन का भुगतान करने के लिए किया जाता है। यानी बजट का 28% से अधिक सेवा क्षेत्र की सेवाओं के लिए खर्च किया जा रहा है। सरकारी नौकरियों से संबंधित ये नागरिक एवं परिवार निस्संदेह राज्य की बाकी आबादी से अधिक विशेषाधिकार प्राप्त सुरक्षित और उच्च जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उपलब्ध मानव संसाधन का लगभग 6.04% कुल बजट का 28% उपभोग करता है और बाकी लोग इन विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के खर्चों का बोझ उठाने के लिए कर, उपकर, शुल्क, लेवी और विभिन्न तरह के भुगतान कर रहे हैं। यदि हम राज्य में एक परिवार में कम से कम 5 लोगों को शामिल करें तो पूरे उत्तराखंड राज्य में रहने वाले लगभग 1,17,00,000 लोगों की आबादी में 23.5 लाख परिवार होने का अनुमान सामने आता है। जब हम इन परिवारों के बीच सरकारी नौकरियों के वितरण पर नजर डालते हैं तो एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य सामने आता है कि उन परिवारों की संख्या काफी अधिक है जिन्होंने इन 4,50,000 सरकारी नौकरियों में से कम 2 या 2 से अधिक सरकारी नौकरियां हासिल की हैं। इस दृष्टिकोण से यह देखा गया है कि राज्य में रहने वाले कुल 23.5 लाख परिवारों में से लगभग 1,50,000 परिवारों ने नौकरी सुरक्षा, वित्तीय सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता, उच्च वेतन और अन्य सरकारी लाभों तक विशेषाधिकार प्राप्त कर लिया है। यह राज्य की जनसंख्या, जो राज्य में रहने वाले कुल परिवारों का 6.38% है। उत्तराखंड राज्य में सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष है, इसलिए अगले 10 से 15 वर्षों में शेष आबादी के लिए सरकारी नौकरियों के अवसर बहुत कम हैं, या यूं कहिए कि अब अवसर है ही नहीं। इस प्रकार की रिपोर्ट हम वीडियो के आरंभ में ही आपके समक्ष रख चुके हैं। 2005 में अपने संसद में प्रधानमंत्री भाषण में डॉक्टर मनमोहन सिंह के शब्दों में
असंगठित या अनौपचारिक क्षेत्र 92% रोजगार के लिए जिम्मेदार है और श्रम बल में वार्षिक वृद्धि के बड़े हिस्से को अवशोषित करता है। अधिक सरल शब्दों में 93% बाकी आबादी जो बिना नौकरी की सुरक्षा के अनौपचारिक या असुरक्षित असंगठित क्षेत्र में श्रमिक के रूप में काम करती है, करों उपकरों का भुगतान करती है, बहुत कम वेतन पर काम करती है, कठिनाइयों का सामना करती है और सरकार इन विशेषाधिकार प्राप्त अतिविशिष्ट वर्ग के लिए के खर्चों और अन्य लागतों को पूरा करने के लिए इस शेष विशाल मानव संसाधन का उपयोग करती है। यह अतिविशिष्ट वर्ग सरकारी एवं गैर सरकारी परंतु संगठित क्षेत्र में काम करने वाले नागरिक होते हैं, जो कि कुल उपलब्ध कार्यबल का केवल लगभग 7% होता है। वर्ष 2017 में उपलब्ध विभिन्न रिपोर्टों से पता चला कि 9,26,308 से अधिक युवा उत्तराखंडियों को बेरोजगार के रूप में सरकारी पोर्टल पर पंजीकृत किया गया था। 2022 में 6 लाख से अधिक मतदाताओं के मतदाता सूची से गायब होने या यूं कहिए कि प्रदेश से पलायन कर जाने के कारण यह संख्या घटकर 8,07,722 हो गई। प्रदेश के कुल बजट का 28% से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों के वेतन एवं अन्य मानदेय व भत्तों के भुगतान के लिए खर्च करने के बाद भी न तो प्रदेश के सेवा क्षेत्र का विस्तार प्रदेश के प्रत्येक नागरिक तक पहुंच पाया है और न ही प्रदेश की जनता को समान रूप से रोजगार सुरक्षा ही दी जा सकी है। विगत वर्षों से प्रदेश में समूह क और समूह ग में 56,000 से ज्यादा पद रिक्त पड़े हैं। इन पदों पर प्रदेश सरकार नियुक्तियां करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। सरकार वित्तीय प्रबंधन में पॉलिसी पैरालिसिस से ग्रसित है। प्रदेश पर 2022-23 तक 70,000 करोड़ से ज्यादा कर्ज हो रखा था, जो कि विगत वर्षों में और बढ़ गया है। प्रदेश के कुल बजट का 1/3 से ज्यादा सेवा क्षेत्र में खर्च करने के बाद भी सरकारी सेवा क्षेत्र बदहाल है। सरकारी दफ्तरों की दक्षता एवं उत्पादन दोनों का स्तर बहुत हल्का और कम है। सरकार के दफ्तरों में कार्य लंबित और अपूर्ण पड़े रहते हैं। 17,500 करोड़ से ज्यादा खर्च करने के बाद भी सरकार की वर्तमान नीतियों से प्रदेश को कोई अतिरिक्त आमदनी नहीं हो पाती है और न ही कर संग्रहण भली भांति अनुमानित लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। उत्तराखंड सरकार स्वास्थ्य सेवाएं, पेयजल प्रबंधन, सीवेज प्रबंधन, शिक्षा एवं दक्षता, पीडीएस सिस्टम, कर संग्रहण एवं सांख्यिकी विभाग, न्याय व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, बीमा एवं शिकायत निवारण सेल जैसे सभी सेवा क्षेत्रों में वास्तविक एवं सामयिक डेटा और सेवा के लक्ष्य प्राप्ति की कल्पना से अभी कोसों दूर है। इन सभी सेवा क्षेत्रों में 100% वितरण एवं उत्पादकता के लक्ष्य की प्राप्ति तक नए रोजगार सृजित करने और सरकार की आमदनी बढ़ाने की असीमित संभावनाएं हैं, परंतु प्रदेश के नीति निर्माता उन सामान्य कार्यों एवं सुधारों की अनदेखी किए जा रहे हैं, जो कि प्रदेश की जनता के साथ सीधा छल एवं ठगी का कार्य है। रोजगार के अवसरों की कमी के कारण राज्य के लिए कई समस्याएं पैदा हुई हैं, जैसे प्रवासन। कई युवा बेहतर नौकरियों और आजीविका की तलाश में दूसरे राज्यों या देशों में पलायन करते हैं। इससे राज्य में मानव पूंजी, सामाजिक एकजुटता और जनसांख्यिकीय संतुलन का नुकसान होता है। गरीबी। राज्य में रहने वाले बहुत से लोग या तो अल्प रोजगार हैं या कम वेतन वाले और अनौपचारिक क्षेत्रों में काम करते हैं। इससे कम आय, कम बचत और कम खपत का स्तर होता है, जो राज्य की समग्र आर्थिक वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। असमानता। शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सेवाओं तक पहुंच के मामले में अमीर और गरीब, शहरी और ग्रामीण और पुरुष और महिला के बीच व्यापक अंतर है। इससे समाज के विभिन्न वर्गों के बीच सामाजिक बहिष्कार, भेदभाव और अशांति पैदा होती है। भौगोलिक विषमताओं और प्रकृति की मार की वजह से उत्तराखंड का विकास उस गति से नहीं हो पाया जिस गति से होना सोचा गया था। कृषि योग्य भूमि की अल्पता, औद्योगीकरण में बाधक, विपरीत भौगोलिक और प्राकृतिक परिस्थितियां,
सामाजिक और आर्थिक विकास की गति को बाधित करती रही है। यह बड़ा चिंतनीय विषय है कि उत्तराखंड के अस्तित्व में आने के बाद से अभी तक 32 लाख से ज्यादा बहुमूल्य मानव संसाधन प्रदेश से रोजगार और स्वास्थ्य जैसी अन्य मूलभूत सुविधाओं की अल्पता और समस्याओं के कारण अन्य राज्यों में पलायन कर चुके हैं। अपराध, रोजगार के अवसरों की कमी भी युवाओं में हताशा, अलगाव और हताशा पैदा करती है, जो उन्हें नशीली दवाओं के दुरुपयोग, हिंसा और उग्रवाद जैसी असामाजिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रेरित कर सकती है। एक अदद रोजगार नीति की कमी के कारण प्रदेश में बेरोजगारी के नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। इसके साथ साथ सरकार की तानाशाही पूर्ण आर्थिक नीतियां और आर्थिक सुधारों के नाम पर बिना सोचे समझे किए जा रहे फैसले प्रदेश में महंगाई को बढ़ा रहे हैं। बढ़ती महंगाई और रोजगार की अनुपलब्धता केवल खर्च ही बढ़ाती है। प्रदेश के बहुमूल्य कार्यबल के पास कहीं रोजगार है ही नहीं, और अगर कहीं है तो उसे बाजार से बहुत कम वेतन और मानदंड मिल रहा है। इस प्रकार घटती आय के साथ बढ़ती हुई महंगाई के बोझ के तले प्रदेश का युवा भविष्य कुछ पूंजीपतियों के आर्थिक षड्यंत्र में फंसता चला जा रहा है। इस प्रकार प्रदेश में अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती चली जा रही है। इसलिए उत्तराखंड राज्य के लिए एक नई रोजगार नीति की तत्काल आवश्यकता है, जो असंगठित एवं संगठित क्षेत्र के रोजगार में प्रचलित भ्रष्टाचार, असमानता, भर्ती प्रक्रिया से लेकर नियुक्ति तक पारदर्शिता बढ़ाने के साथ आर्थिक शोषण और रोजगार सुरक्षा जैसे अन्य सभी मुद्दों एवं विसंगतियों को संबोधित कर सके और अपने लोगों के लिए अधिक और बेहतर नौकरियां पैदा कर सके। प्रिय साथियों, आपका इस वीडियो संदेश को पूरा देखने और प्रदेश की रोजगार नीति निर्माण जैसे महत्वपूर्ण विषय को अपना कीमती समय देने पर आपको साधुवाद एवं धन्यवाद। हमने इस वीडियो संदेश में अभी रोजगार के क्षेत्र में प्रचलित कुछ विसंगतियों एवं विषयों को ही शामिल किया है। हमारे अगले वीडियो संदेश में अन्य सभी विषयों और उनके समाधान की कार्य योजना आपके साथ साझा की जाएगी। आशा है आप अपने कीमती समय का उपयोग करते हुए आपके बहुमूल्य सुझाव भी हमारे साथ साझा करेंगे। तब तक आप हमारे YouTube चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे अगले महत्वपूर्ण वीडियो संदेश आप तक अविलंब पहुंच सके। कृपया इस वीडियो संदेश को अपने मित्रों और प्रदेश के सम्मानित नागरिकों के साथ भी साझा करें। अपने इस वीडियो संदेश के अंत में कुछ पंक्तियां आप सभी सम्मानित साथियों को समर्पित करता हूं। न्याय और खुशहाली के लिए लड़ो, परिवर्तन और उन्नति के लिए लड़ो। लड़ नहीं सकते बोलो, बोल नहीं सकते लिखो, लिख नहीं सकते साथ दो। काम करने वाले का मनोबल बढ़ाओ, यदि वो भी नहीं कर सकते हो। जो कर रहे हैं उनका मनोबल मत तोड़ो, क्योंकि वो तुम्हारे हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है।